अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरे एक रिलेटिव ने एक लोकल कॉन्ट्रैक्टर के अंदर में लोकल फैक्ट्री में काम किया महीनों तक। बहुत मुसीबत के बाद उसे जाके वहाँ नौकरी मिली। अब नौकरी तो 8 घंटे की थी, लेकिन वो रोज़ाना 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे तक भी काम करता। सुबह जाता, शाम को 9 बजे आता घर। तो इतना काम करने के बाद जब महीना कंप्लीट हुआ तो उसे लगा कि भई मैंने तो ओवरटाइम किया है, अच्छा खासा रकम मुझे मिलेगा, बहुत खुश था। लेकिन जब उसे तनख्वाह मिली, तो ओवरटाइम तो छोड़ो, उसका जो बेसिक 8 घंटे का रोज़ाना का था, उसमें से भी काट करके कॉन्ट्रैक्टर ने अपने पास रख लिया, ये बोल के कि तुम काम पे लेट आते थे या काम से पहले चले जाते थे या तुम बैठे रहते थे, है ना? वगैरह-वगैरह कारण बता करके उसको बहुत ही कम आधा तनख्वाह मिला। अब ऐसा सिर्फ़ उसके साथ नहीं हुआ, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ। लेकिन वे लोग कुछ कर नहीं पाए क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर था वो सरकारी नहीं था और बहुत बड़ी कंपनी का नहीं था, वो भी लोकल ही था। तो इन लोगों ने ये लोग कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए। लेकिन अगर यही मुद्दा सरकारी ऑफ़िस, सरकारी कर्मचारियों के साथ हो या बड़े कंपनी के लेवल पे हो, तो वो क्या करते हैं, वो स्ट्राइक करते हैं, हड़ताल करते हैं। हमने हड़ताल अधिकतर फ़िल्मों से ही देखा है या हमारे देश में हड़ताल पहले बहुत ज़्यादा होता था, लगभग 20 साल पहले बहुत ज़्यादा हड़ताल होता था। हर महीने में 1 से 2 दिन हड़ताल हो ही जाता था। अब ये हड़ताल होता क्या है या कैसे होता है? हड़ताल बेसिकली होता है किसी कंपनी को या सरकार को फ़ोर्स करने के लिए, अपनी माँग मनवाने के लिए। और ये अधिकतर केसेस में होता है जब उनको पेमेंट टाइम पे नहीं मिलती है या पेमेंट में वृद्धि नहीं होती है या उनको सही फैसिलिटी नहीं होती है। अब जैसे कुछ पॉइंट्स मैंने आउटलाइन किया है यहाँ पे, जैसे टू पुट प्रेशर ऑन कंपनी या सरकार। सरकार पे या कंपनी पे प्रेशर डालने के लिए कि भाई हमारी ये माँग है, आपको माननी पड़ेगी। जैसे 2 साल से हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ी है, आपको इस साल तनख्वाह बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि महँगाई बढ़ गई है। ये एक कारण हो गया। उसके अलावा अ, किसी कर्मचारी के साथ अगर कुछ गलत हुआ या बहुत सारे कर्मचारियों के साथ कुछ गलत हुआ और सरकार या फिर वो कंपनी उस पर ध्यान नहीं दे रही है, तो ये एक ग्रीवेंस हो गया। उसके खिलाफ भी लोग जाकर के हड़ताल करते हैं, है ना? उसके बाद आपका नॉन पेमेंट, जैसे मैंने कहा कि अधिकतर केसेस में नॉन पेमेंट ही होता है, जिसमें या तो लोगों को पूरी तनख्वाह नहीं मिलती है या बहुत लेट 1 महीने की तनख्वाह 4 महीने बाद मिलती है ना? या फिर लेट करके 4 महीने बाद आधा तनख्वाह मिलती है या फिर पूरा का पूरा गायब कर दिया जाता है। ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली देखा जाता है। उसके बाद फिर ये भी होता है कि कुछ-कुछ जगहों में काम तो करवाया जाता है, मतलब उनसे सिर्फ़ काम लिया जाता है और उसे डेली का भत्ता दे दिया जाता है या महीने का भत्ता दे दिया जाता है। उसके अलावा कुछ नहीं मिलता, ना मेडिकल एड मिलता, ना कोई कंपनी अगर प्रॉफ़िट कमा रही है, तो उसका प्रॉफ़िट का ना बोनस मिलता, ना अर्नियर मिलता, ना इंक्रीमेंट मिलता, कुछ भी नहीं। तो ये विदाउट बेनिफिट वाली कंपनी या सरकार हो गई, है ना? उसके बाद अगर कोई एम्प्लॉयी काम कर रहा है, काम करते-करते उसे चोट लग गया, पैर-हाथ टूट गया, कुछ भी हो गया या बीमार हो गया, तो कंपनी उसे कुछ भी नहीं देती थी, कुछ भी नहीं। अब ये स्टार्ट हुई कब? जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब स्टार्ट हुआ 1880 के बाद, इंडस्ट्रियल जब दुनिया देश दुनिया में फैक्ट्रीज़, कंपनियाँ लगने लगी, उसके बाद कर्मचारियों की डिमांड हो गई, कर्मचारी काम करने लगे, काम पे जाने लगे और बहुत उन लोगों से उस समय, उस वक़्त 12 से 14 घंटा रोज़ाना और बहुत कड़ी मेहनत करवाया जाता। मतलब गधा मज़दूरी भी उसके सामने कहना फीका पड़ेगा। इतना मेहनत कराया जाता और मेहनत के बदले उन्हें सिर्फ़ महीने में तनख्वाह दी जाती। कोई मेडिकल एड नहीं, कोई बेनिफिट नहीं, कोई इंसेंटिव नहीं और अगर कोई 2 दिन की बीमारी छुट्टी में चला गया या किसी की शादी अटेंड करना चला गया, तो उसके एवज़ में उसकी तनख्वाह काट ली जाती थी। तो उन दिनों कर्मचारियों ने अपनी आवाज़ उठाई, लेकिन कर्मचारी इतने पावरफुल होते नहीं थे और जो फैक्ट्रीज़ या इंडस्ट्री के मालिक होते थे, वे बिज़नेसमैन काफ़ी पॉलिटिकली कनेक्टेड होते थे, पावरफुल होते थे और इसीलिए वे कर्मचारियों की आवाज़ को दबा देते थे। लेकिन ऐसा सारे देश में नहीं हुआ। कुछ-कुछ पूरी दुनिया में कुछ-कुछ देश देश ऐसे उभर के आए जहाँ पर स्ट्राइक को लीगल कर दिया गया, जहाँ पर कर्मचारियों की आवाज़ को भी सुनी गई। अब ये कर्मचारी अपनी आवाज़ जो है एक ट्रेड यूनियन के थ्रू उठाते हैं। जैसे आपने एक मूवी देखा होगा अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार की, एक रिश्ता, द बॉन्ड ऑफ लव। उसमें उसमें दिखाया जाता है कि ट्रेड यूनियन होता है जो कर्मचारियों को भड़का करके हड़ताल करता है। एग्ज़ैक्टली वैसा ही हड़ताल होता है। अब उनका इंटेंशन क्या होता है वो मायने रखता है। अब इसमें जब एम्प्लॉयी काम करने लगे, तो देखा गया कि एक सर्टेन टाइम के बाद जब एम्प्लॉयी बूढ़ा हो जाता है या 60 साल का हो गया या फिर काम करने के लायक नहीं रहा, उसके बाद उसका जो मंथली तनख्वाह था वो तो बचता नहीं है। उसके बाद क्या? कुछ नहीं। जब वो बूढ़ा हो गया और रिटायर हो गया, उसके बाद उनके पास 1 रुपया नहीं बचता था। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ट्रेड यूनियन के थ्रू उन लोगों ने हड़ताल किया, क्रांति लाई, मूवमेंट चलाई और उसके बाद उन लोगों ने प्रोविडेंट फंड का इजाद किया कि भाई कम से कम जब रिटायर हो गए तो एक बड़ा लमसम अमाउंट मिलेगा। ग्रेच्युटी लाई, एक अच्छा खासा रकम मिल जाएगा। तो बुढ़ापा या फिर आप बोल सकते हो आफ्टर रिटायरमेंट लाइफ ईज़ी हो जाएगी। उसके बाद
एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए बहुत सारे स्कीम्स निकाले गए हैं, है ना। आजकल तो कंपनियों में भी बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स निकाले जाते हैं। कंपनियों में एम्प्लॉयज़ को शेयर्स भी दिए जाते हैं। पहले ऐसा तो था नहीं, आजकल शेयर्स भी दिए जाते हैं, बोनस दिए जाते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें। उसके बाद जैसे मैंने बताया शुरुआत में कि जब इंडस्ट्रियल ईरा स्टार्ट हुआ 1880 के बाद, तो उस समय लोगों से 12 घंटे 14 घंटे लगातार काम करवाया जाता था, बहुत ही गधा मजदूरी की तरह। लेकिन उसको घटा करके एक इस कंसेंसस पे आए कि एक 8 घंटे की 9 घंटे की अंडरस्टैंडिंग बनी। किसी किसी देश में 8.5 घंटा 9 घंटा, इंडिया में एक स्टैंडर्ड बना है 8 घंटे का। मतलब सरकारी नौकरी हो या कोई दफ्तर हो या कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, 8 घंटे स्टैंडर्ड है। आपको 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कराया जा सकता, और अगर करवाया जाता है तो वो आपकी इच्छा अनुसार होगा, और उसके लिए आपको ओवर टाइम का पैसा भी मिलेगा। तो और उसके बाद ये भी हुआ कि भाई आपको सालाना 20 से 21 या 22 छुट्टियां मिलेंगी, जो आप स्पेंड कर सकते हो अपने परिवार के साथ, कहीं जा सकते हो घूमने फिरने वगैरह वगैरह, और उसकी तनख्वाह नहीं काटी जाएगी आपके सैलरी से। ये भी हुआ। उसके बाद आपको सिक लीव भी मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि आज जो हमें फैसिलिटीज मिलती है, सिक लीव मिलती है 5, किसी कंपनी में 10, किसी कंपनी में 14 तक सिक लीव मिलती है, ये सब शुरुआत में नहीं थी। शुरुआत में कुछ नहीं था, सिर्फ तनख्वाह थी। 12 से 14 घंटे काम कराने के बाद आपको एक तनख्वाह दे दी जाती, बाकी आप अपना देख लो। आप बीमार हो, शादी में जाना चाहते हो, जाओ। अगर आप गए, आपको तनख्वाह उस दिन की नहीं मिलेगी, मतलब जितना आप काम करोगे उतनी ही तनख्वाह, कोई एक्सटर्नल बेनिफिट नहीं। तो इन सारी पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए टाइम टू टाइम, मतलब इंडस्ट्रियल एरा 1880 के बाद से आप समझ सकते हैं 2005-2010 तक बहुत सारी स्ट्राइक्स हुई, और इन सब चीज़ों को ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट कराया गया। आज भी हालांकि आजकल एक बड़े लेवल पे देखा जाता है, एक अलग तरीके से हड़ताल देखा जाता है, लेकिन ये 2010-11 की बात है, जब किंगफिशर, विजय माल्या की कंपनी किंगफिशर जब डिफॉल्ट होने के कगार पे थी, तो उस समय ये हो रहा था कि जो किंगफिशर के एम्प्लॉइज थे उनको लगातार 7 महीने तक तनख्वाह नहीं मिली थी। अब आप सोच सकते हैं कि जिनकी तनख्वाह रुक जाती है 1 से 2 महीना, उनके घर में आटा दाल की किल्लत पड़ जाती है, तो उनको 7 महीने तक तनख्वाह नहीं मिली। इसकी वजह से एक तो खबर ये भी आई थी कि एक औरत ने सुसाइड कर लिया, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उनके पति को 7 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, और घर में खाने पीने के लिए दाल चावल आटा कुछ भी नहीं था। मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस टोटली था, दे वर डिफॉल्टेड, सुसाइड कर लिया। विजय माल्या तो खैर बाद में भाग गया, अलग बात है। तो ये एक जो 7 महीने तक जो उनको तनख्वाह नहीं मिली, उसके अगेंस्ट में किंगफिशर के एम्प्लॉइज ने 7 दिनों तक लगातार हड़ताल किया। मतलब हड़ताल मतलब 7 दिनों तक लगातार बैठ गए, भाई कंपनी में आएंगे, कंपनी में बैठ जाएंगे, काम बिल्कुल नहीं करेंगे, कंपनी का प्रोडक्शन पूरा रुक जाएगा, कंपनी का काम पूरा रुक जाएगा। तो ये ओवरऑल हड़ताल होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी मुंह उठा करके आया और बोला आज से हड़ताल, ऐसा नहीं होता है। हड़ताल करने का भी एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है, आपको वो फॉलो करना होगा, तभी आपका हड़ताल लीगल माना जाएगा, और सरकार भी उस लीगल प्रोसेस को मानेगी। अदरवाइज अगर आपने गलत तरीके से, इलीगल तरीके से हड़ताल किया, तो फिर सरकार भी उसे इलीगल मानेगी, और आपको उसके अगेंस्ट में आपको जेल में भी डाल सकती है। हालांकि इंडिया में आप किसी भी कंपनी में काम करते हो या किसी सरकारी नौकरी में काम करते हो, तो आप अपने मुद्दे को रखने के लिए या सरकार या कंपनी पे प्रेशर डालने के लिए आप हड़ताल कर सकते हो, स्ट्राइक कर सकते हो। बट डॉक्टर डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पर वे स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर वे स्ट्राइक करेंगे तो लोगों की जान पे बात बनाती है। तो लोगों की जान को ध्यान में रखते हुए उनको मौत के मुंह में नहीं डाल सकते स्ट्राइक को प्रोग्रेस करने के लिए। लेकिन जब उनकी जब उनका कोई इशू होता है, डॉक्टर लोगों का कोई इशू होता है, तो उस बात को सबसे पहले सर्वोपरि ध्यान में रखते हुए उसको कंसिडर किया जाता है, इस तरह कि उन्हें हड़ताल करने की जरूरत ना पड़े। उन्हें हड़ताल लीगल भी नहीं है उनके लिए। उसके बाद वैसे तो डॉक्टर के अलावा बाकी जो प्रोफेशन है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोफेशन है, जैसे एजुकेशन हो गया, आपका क्लीनिंग डिपार्टमेंट हो गया, है ना, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, जिससे पूरा का पूरा अर्थव्यवस्था ठप हो सकता है। तो उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने ये एक टफ डिसीजन लेते हुए गवर्नमेंट को ये घोषणा पारित किया कि भाई ये स्ट्राइक्स बिल्कुल भी लीगल नहीं माने जाएंगे। जो एजुकेशन सिस्टम, हॉस्पिटल, या फिर क्लीनिंग डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, पब्लिक सर्विस, ये सब डिपार्टमेंट में अगर हड़ताल किए जाते हैं, तो पहली बात तो आप उनके खिलाफ एकदम कड़ा रुख रखें। दूसरी बात कि अगर वे हड़ताल में चले भी गए, तो जितने दिन वे हड़ताल में रहेंगे उसका कोई भी पे नहीं मिलेगा, उनको उस दिन की तनख्वाह नहीं मिलेगी। अब हड़ताल के बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि तनख्वाह नहीं मिली तो हम हड़ताल में चले गए, ऐसा नहीं है। बहुत सारे अलग अलग कारण होते हैं जिसकी वजह से लोग हड़ताल में जाते हैं, जिसका एक सबसे बड़ा कारण, जैसा मैंने अभी भी बताया, इकोनॉमिक रीजन।
जिसमें या तो लोगों की महीनों की सैलरी, जैसे किंगफिशर का एग्जांपल दिया, 7 महीने से सैलरी नहीं मिली थी, वो एक हो गया इकोनॉमिक रीज़न। उसी में आ गया आपका बोनस अगर टाइम पे नहीं मिला या अर्नियर नहीं मिला, है ना? या फिर और किसी तरह का वेलफेयर स्कीम अप्लाई नहीं हुआ, तो ये इकोनॉमिक रीज़न हो गया। दूसरा हो गया सिम्पैथेटिक रीज़न, सद्भावना, जिसमें ये कह सकते हैं कि अगर किसी कंपनी में या किसी डिपार्टमेंट में लोग स्ट्राइक पर हैं अपने मुद्दे को रखने के लिए, और किसी दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों को लगा कि भाई हमें भी उनका सपोर्ट करना चाहिए, भले उनका इससे लेना देना नहीं है, लेकिन उन्हें लगा कि नहीं हमें भी सपोर्ट करना चाहिए, तो वे लोग भी स्ट्राइक पे जा सकते हैं कि भाई हम उनका सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग स्ट्राइक पे हैं। ये हो गया सिंपैथेटिक रीजन। जनरल स्ट्राइक जो है वो किसी एक खास एक कंपनी या किसी खास एक डिपार्टमेंट के लिए नहीं होता, बल्कि ये बहुत ही बड़े स्केल में होता है। जैसे अगर रेलवे कर्मचारियों ने आवाज़ उठाई कि हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर्स भी आवाज़ उठा सकते हैं कि हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए, या फिर दूसरे और किसी डिपार्टमेंट में लोग ये बोल सकते हैं कि हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए। तो ये बेसिकली कॉमन इंटरेस्ट हो गया, पे रेस, तनख्वाह बढ़ाओ आंदोलन या हड़ताल। तो ये एक बहुत बड़े स्केल में होता है। ये आपका हो गया जनरल स्ट्राइक, जो सिर्फ किसी एक डिपार्टमेंट या एक कंपनी नहीं, बल्कि एक बहुत ही बड़े स्केल में कॉमन इंटरेस्ट के आधार पे होता है। उसके बाद आपका एक हो गया सिट डाउन, सिट डाउन, पेन डाउन, टूल डाउन। अब एक मूवी में, हाँ, एक तेलुगु तेलुगु में एक राम पतिनेनी का एक मूवी है, जिसमें उनके पिता पर थप्पड़ उठाया जाता है या उनकी इंसल्ट की जाती है, तो वो पेन डाउन स्ट्राइक करते हैं। पेन डाउन स्ट्राइक बेसिकली ये होता है कि जो सरकारी ऑफिशियल्स होते हैं, उनके पास जो कागज पत्तर आते हैं जिनमें उनका सिग्नेचर लगता है, और बिना उनके सिग्नेचर या उनके पास किए हुए वो आगे किसी दूसरे टेबल पे या वो पारित नहीं होता, बेसिकली पास नहीं होता। उसके बिना आपका बिल्डिंग वगैरह नहीं बनेगा, या कोई नया कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, कोई नया बिल पास नहीं होगा, जो सरकारी दफ्तर में काम करते हैं। तो उन्होंने पेन डाउन आंदोलन कर दिया कि भाई हमारे साथ गलत हुआ है, हमारे कर्मचारी के साथ अत्याचार हुआ है, या उनकी इंसल्ट की गई है, तो जब तक वो जिस आदमी ने इंसल्ट किया है अगर उसने माफी नहीं मांगी, तब तक हमारा पेन डाउन आंदोलन चलता रहेगा। तो ये हो गया पेन डाउन या फिर टूल डाउन। टूल डाउन मतलब हम फैक्ट्री में तो जाएंगे लेकिन मशीन नहीं चलाएंगे, कंप्यूटर नहीं चलाएंगे, ये हो गया टूल डाउन। कंपनी जाएंगे बट कंप्यूटर नहीं चलाएंगे, दिस इज टूल डाउन या सिट डाउन, पेन डाउन, ये सारे एक ही सिनोनिम्स हो गए। उसके बाद स्लो डाउन। स्लो डाउन बहुत ही खतरनाक चीज है, इसे स्ट्राइक के तौर पे लीगल नहीं माना गया। हालांकि ये जो है बहुत सारे लोगों ने, यूनियन ट्रेड ने या कर्मचारियों ने करने की कोशिश की। स्लो डाउन स्ट्राइक ये हो जाता है कि अपनी बात मनवाने के लिए कर्मचारी ऑफिस तो जाएंगे, काम भी करेंगे, बट बहुत ही स्लो काम करेंगे। मतलब अगर दिन में वे मान लीजिए 100% करते थे, तो 100 की जगह में 30% ही काम करेंगे, बाकी टाइम में चाय पिएंगे, खाना खाएंगे, गप्पे लड़ाएंगे, है ना, इधर उधर की बातें करेंगे। प्रोडक्टिविटी बेसिकली 100% से घट करके 20-30% आ जाएगी। ये होता है स्लो डाउन। लेकिन सरकार ने बोला कि हम स्लो डाउन को स्ट्राइक नहीं कंसिडर करेंगे, क्योंकि स्ट्राइक का मतलब होता है टोटल नो वर्क। आप स्लो डाउन कर रहे हैं तो इससे आपको तनख्वाह तो मिल रही है, लेकिन जो कंपनी के लिए या सरकार के लिए काम कर रहे हैं उसको कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो उस तक आपकी बात भी इफेक्टिव तरीके से नहीं पहुंचती, इसीलिए इसे लीगल, सॉरी, स्लो डाउन को लीगल नहीं माना गया, और इसीलिए ये एनिमी नंबर 1 भी माना जाता है, गो स्लो स्ट्राइक भी माना जाता है इसे। फिर आ गया आपका हंगर स्ट्राइक। हंगर स्ट्राइक तो काफी फेमस है, भूख हड़ताल बेसिकली, जहां पर कंपनी के सामने लोग बैठ करके भूख हड़ताल में चले जाते हैं, जिसमें सिर्फ वे पानी पीते हैं, कभी कभी तो पानी भी नहीं पीते हैं, और बोलते हैं जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी हम फास्टिंग में रहेंगे, हम भूखे मर जाएंगे, लेकिन यहाँ से हिलेंगे नहीं। ऐसा बहुत सारे फिल्मों में दिखाया जाता है, हम तो फिल्मों से ही सीखते हैं। बट ये एक हंगर स्ट्राइक हो गया। फिर ये वाइल्ड कैट स्ट्राइक। अब ये वाइल्ड कैट स्ट्राइक थोड़ा अलग है। वाइल्ड कैट स्ट्राइक का मतलब ये हो गया कि एक बिना यूनियन ट्रेड मेंबर या लीडर के कंसेंट या उसकी सहमति के कुछ ग्रुप के लोग मिल करके आपस में डिसाइड करते हैं कि हमें हड़ताल करना है। जैसे 2004 में एक बैंगलोर में एक कोर्ट के एडवोकेट्स जो थे, उन पर किसी कमिश्नर ने रिमार्क किया था, कुछ गलत रिमार्क बेसिकली किया था, तो उसकी वजह से इन लोगों को आहत पहुंची, और इन लोगों ने स्ट्राइक किया कि भाई जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम स्ट्राइक पे रहेंगे, है ना। तो बहुत बड़े लार्ज स्केल में एडवोकेट्स ने स्ट्राइक किया था। ये हो गया आपका वाइल्ड कैट स्ट्राइक। तो ये ओवरऑल आपके टाइप्स ऑफ स्ट्राइक है। अब स्ट्राइक किया कैसे जाता है, इसका लीगल प्रोसेस कैसे है। स्ट्राइक का प्रोसेस इस तरह से है कि जब भी आपको स्ट्राइक करना हो कंपनी में, तो जो यूनियन ट्रेड लीडर होता है वो सबसे पहले एक एम्प्लॉयर को नोटिस भेजता है, या सरकार को नोटिस भेजता है, उस डिपार्टमेंट के हेड को नोटिस भेजता है कि भाई हमारी ये डिमांड्स हैं, हमारी सैलरी डेज की डिमांड है, या मेडिकल एड हमें चाहिए, या वेलफेयर स्कीम चाहिए, या इनके साथ ये बुरा हुआ या वो बुरा हुआ, या हमारा बोनस रुका हुआ है, कुछ भी डिमांड, जो भी हमने डिमांड यहाँ लिखी हुई है, ये
लिखी हुई थी, वो डिमांड पूरी होनी चाहिए 14 दिनों के अंदर में। तो 14 दिनों तक कोई भी एम्प्लॉय स्ट्राइक पे नहीं जाएगा। जिस दिन नोटिस दिया गया उस दिन से लेकर अगले 14 दिन कोई भी स्ट्राइक पे नहीं जाएगा। और वो 14 दिन एम्प्लॉयर के पास है, उस कंपनी के मालिक या सरकार के पास है, ये सोचने के लिए कि उन जो सारे डिमांड्स जो उन्हें मिली है यूनियन ट्रेड लीडर से, उन पर किस तरह से बातचीत करके हल किया जाए, या उन्हें उनकी सारी डिमांड को माना जाए या कुछ कंसेंसस पर आया जाए। ये 14 दिन उनके पास समय है। अगर 14 दिन के अंदर कोई हल ना निकला तो फिर यूनियन ट्रेड लीडर अपनी सारे लोगों के साथ हड़ताल पे जा सकता है। अब 14 दिन के बाद ही 15वां दिन के बाद वो कभी भी हड़ताल में जा सकता है। लेकिन वो जो नोटिस भेजा गया था उस नोटिस की वैलिडिटी 6 सप्ताह तक है। मतलब 6 सप्ताह के अंदर में ही उन्हें हड़ताल करना है। 14 दिन के बाद और 6 सप्ताह मतलब लगभग 42 डेज़ के अंदर में ही उसे हड़ताल कंप्लीट करना है। और अगर नहीं किया तो उन्हें 6 सप्ताह के बाद अगर हड़ताल पे जाना तो एक फ्रेश नोटिस भेजना पड़ेगा एम्प्लॉयर या फिर सरकार को। और उस नोटिस को भेजने के बाद फिर से 14 दिन का की मोहलत मिल जाती है उस सरकार या एम्प्लॉयर को जिसको आपने नोटिस दिया है। फिर 14 दिन के बाद फिर आप हड़ताल में जा सकते हैं और 6 सप्ताह की आपके पास वैलिडिटी होती है। ये तो आपका प्रोसेस है। और अगर इनमें से किसी भी बातों का उल्लंघन हुआ, तो अगर किसी एम्प्लॉय ने अगर ये उल्लंघन किया तो उन्हें 1 महीने तक की सजा हो सकती है प्लस 50 रुपये जुर्माना। और अगर ये इनमें से किसी भी बात का उल्लंघन अगर एम्प्लॉयर करता है, कंपनी का मालिक करता है, तो उन्हें 1 महीने तक की सजा हो सकती है प्लस 1000 रुपए का जुर्माना भी लग सकता है। स्ट्राइक करना हमारा लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है। मतलब कि अगर सरकार चाहे तो आपके स्ट्राइक को वो रोक भी सकता है या फिर किसी इमरजेंसी के तहत आप उसको फंडामेंटल राइट नहीं मान सकते हैं। अब ये जो स्ट्राइक हम करते हैं वो ऐसा नहीं कि कोई एक ग्रुप ऑफ पीपल मिलके बोले भाई आज से स्ट्राइक है हम काम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। यूनियन लीडर जो होता है, सुपरवाइज्ड लेबर बोर्ड का जो सुपरवाइज्ड यूनियन लीडर होता है, उसकी सहमति होनी चाहिए और अधिकतर लोगों की सहमति होनी चाहिए, तभी जाके आप हड़ताल कर सकते हैं। और ये हड़ताल ऐसा नहीं कि आप अनगिनत दिनों तक कर सकते हैं, मैक्सिमम 12 सप्ताह तक कर सकते हैं। और 12 सप्ताह में आपको ये इशू रिजॉल्व करना होता है। तो ये ओवरऑल इंफॉर्मेशन था हड़ताल स्ट्राइक को लेकर के। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। इफ यू डिड, प्लीज डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड जय हिंद।